चलो यार स्टार्ट करें क्लास। Yes, sir. सिमरन आई है आज? अच्छा, गुड इवनिंग सिमरन। Good evening, sir. ठीक है, हो सकता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी लो साउंड करे बिकॉज मेरे को वायरल था और काफ़ी जुकाम था, तो मेरा गला बैठा हुआ है काफी, और मैं ज़्यादा देर बोल नहीं पाऊंगा। सो बस आवाज़ प्रॉपर नहीं आ रही हो तो मुझे बता देना, ठीक है। Yes, sir. चलिए, सो स्टार्टिंग विद दी, अभी हमने इससे पहले के टॉपिक्स पूरे कवर कर लिए, उसमें कोई डाउट है किसी को? कोई एनी? No, sir, no doubts. तो आगे बढ़े सिमरन, एनी डाउट? No, sir. तो अभी एक टॉपिक है छोटा सा, वो हम लोग फटाफट से देख लेते हैं, प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज करके। ठीक है, अब हमने एक एक करके बैलेंस शीट के आइटम इन लोग इसमें कवर कर रखे हैं इन लोगों ने। ठीक है, इसमें अपन ने कुछ सर्टेन एसेट्स के आइटम्स देख लिए, लाइबिलिटी साइड के देख लिए। एक अपना आइटम होता है बैलेंस शीट में, प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज। आई होप अब आप इन ये सब चीजें होती क्या है, थोड़ा बहुत इन लोगों ने डिस्कशन किया है, बट आई नो ये सब चीजें आपको पता होंगी कि क्या Yes, sir. होता है। पता है सिमरन, प्रोविजंस क्या होता है, कंटीजेंसीज क्या होती है? Yes, sir. ये बुरे वक्त के लिए है, हाँ। तो हालांकि प्रोविजन आप क्यों बनाते हो, उसका एक रीजन होता है बुरा वक्त। तो आपको नहीं पता कि भाई आपके साथ फ्यूचर में क्या होगा, तो आप एक काम करते हो कि यार मैं मेरी इनकम को 100 रुपीज कंसिडर नहीं करूँ। इफ इट्स प्रॉफिट ठीक है, हो सकता है 100 रुपये प्रॉफिट है, बट जब आपको लगता है कि यार इसको मैं 100 रुपीज कंसिडर करूंगा आज, तो ये खर्च भी उसके अकॉर्डिंगली होगा। तो आप अपने बिजनेस में एक चीज सोचो कि यार, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरा पैसा हो सकता है नहीं दे, तो या कोई और दूसरा कोई रीजन आ जाए यहाँ पे, तो उस वजह से आप ये सोचते हो कि यार ठीक है, काम करते हैं हम लोग, कुछ पैसा जो कि एक्चुअल में हुआ नहीं है, हमारे को मिलना है, लेकिन हो सकता है कि नहीं मिले, तो वो सब चीजें सोच करके आप यहाँ पे कुछ प्रोविजंस मेंटेन करते हैं। ठीक है भाई, उसके लिए हम लोग Yes. जनरली जो मोस्ट पॉपुलर प्रोविजन जिसके बारे में आप लोग जानते हो, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स है ना। डेप्रिसिएशन के लिए हम कुछ प्रोविजन बनाते हैं, बैड एंड डाउटफुल डेप्रिसिएशन के लिए बनाया प्रोविजन आप लोगों ने? किया किया, अकाउंटिंग में किया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम लोग बनाते हैं? नहीं किया? No, sir. Accumulated depreciation किया ये नहीं किया. हाँ, वो अक्यूमुलेटेड, वो एक ही बात है, वो कुछ नहीं होता मतलब। अब मुझे नहीं पता, हालांकि हो सकता है स्टैंडर्ड अभी कुछ चेंज हो गया हो, तो मैं जब अकाउंट्स पढ़ता था तो ये चीज इस तरीके से थी कि आप कुछ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना लेते हैं। बट ये तो मोस्ट पॉपुलर हो गए जिनके बारे में सबको पता है, बट कुछ ऐसे हैं जिनके बारे में आप लोगों को नहीं पता। जैसे कि मान लीजिए कि आज की डेट में किसी मैटर को लेकर के कोई कंज्यूमर है, उसने आपके ऊपर कोई रिकवरी के लिए आपके ऊपर सूट फाइल कर दिया, उसने बोला आपका प्रोडक्ट खराब था और ये था और डैमेजेस हुए मुझे, उसका रीपेमेंट आप मुझे करो। तो अब आपको नहीं पता ना कि भी जो जो भी सूट आज की डेट में कोर्ट में पेंडिंग है वो किधर जाएगा। इट मे गो इधर वे, आपकी तरफ भी फैसला हो सकता है, उसकी तरफ भी हो सकता है। तो अब कल को अगर हमारे अगेंस्ट में फैसला हो गया, तो एकदम से हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आ जाएगी, भाई इतना पैसा हम कहाँ से ला करके दें। तो आप क्या करते हैं, उतना पैसा थोड़े टाइम के लिए या एक रीजनेबल अमाउंट आप वहां पे ब्लॉक करके रख देते हैं, और उसका प्रोविजन हम लोग बना देते हैं। ठीक है, इन केस अगर होगा तो इसको हम लोग यहां से प्रॉफिट उठा करके वहां डाल देंगे अपना। तो प्रॉफिट को हमने रोक दिया इस उम्मीद में कि भाई हो सकता है कि एकदम से हमारे ऊपर कोई लायबिलिटी है, तो हम कहाँ से ये चीजें करेंगे। तो इसलिए हम लोग जो उसको, आपने अपने प्रॉफिट को ब्लॉक किया है ना, उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम लोग प्रोविजन बोले। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है, तो अब ISA 37 ये कह रहा है कि भाई आपको प्रोविजन रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। अब लेकिन कब रिकॉग्नाइज करना जरूरी है, ये मैं बात कर रहा हूँ IAS 37 की। ना, व्हाट इज IAS 37? इट्स एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। Yes, sir. It is an accounting standard. So the accounting standard says कि any business is required to identify a provision if a present obligation is either the result of a past event. तो पास्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आज आपकी कोई जिम्मेदारी या ऑब्लिगेशन अराइज होगी। ठीक है,
दूसरी कंडीशन जो ये कहता है कि पेमेंट इज प्रोबेबल है, मतलब हो सकता है कि हमको, लाइकली देन नॉट, मतलब इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा ये, एंड जिस अमाउंट को आप रीजनेबली एस्टिमेट कर सके कि भाई हाँ भी ये अमाउंट है जो हो सकता है हमको फ्यूचर में पेमेंट करना पड़े। तो अगर ये आपकी तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो आपको उस अमाउंट के लिए प्रोविजन आइडेंटिफाई करना चाहिए। तो आपके क्लाइंट की जब आप बुक्स देखोगे तो, क्योंकि ये सब चीजें देखो बुक्स में नहीं होंगी, अब उसने कुछ अपने पास्ट में कुछ बुरे कर्म किए हैं जिनकी वजह से आज कोई नया लेने वाला खड़ा हो गया उसके सामने कि भैया ये पैसे आप मुझे दो, आपने ही किया। तो ये बात आपको कैसे पता चलेगी, सोचो। ये कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेंशन नहीं है, ये कहीं बुक्स में मेंशन नहीं है, ये तो सिर्फ एक सर्कमडांस, एक इवेंट है। ये आपको उन सब चीजों को देख के तो पता चलेगा नहीं ना, चलेगा क्या भाई पता यहाँ पे, ये सुनो। नो सर। तो ये चीज आपको पता कैसे चलेगी, तो वो प्रोविजन के बारे में वो होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, वो सबसे पहली बात तो उसकी नॉलेज आपको वो आपके क्लाइंट से मांगना पड़ेगा। तो ISA 37 क्या कह रहा है ये एक अलग बात है, वो आप अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि भाई इनको करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर्स क्या है उसके हिसाब से हमको अलग देना पड़ेगा, बट इन्होंने IAS 37 इसलिए बताया कि भाई आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वो तो क्वेश्चन आपको बता देगा देखो ये सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है। तो आपको IAS 37 उसके ऊपर अप्लाई करना और देखना है कि एज अ ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भी इसको प्रोविजन बनाना चाहिए था नीचे था। तो वो चीज आपको क्वेश्चन ने बना दी, तो IAS 37 लेकिन आना जरूरी है। क्लियर है भाई, समझ में आया यहाँ तक बात यहाँ पे, यस और नो? यस सर। तो अगर एक फिर इन्होंने इसी IAS 37 में इन्होंने बोला कि अगर ऐसा होता है कि पेमेंट जो है वो प्रोबेबिलिटी उसकी कम है कि भाई ये पैसा इस बात के चांसेस ज्यादा है कि नहीं देना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं होती, ये सिर्फ नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज किया जाता है एज अ कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है भाई, क्लियर है, समझ में आ गई बात यहाँ पे, यस और नो? यस सर। इसी तरीके से एक कंसेप्ट और IS से ये हमारा जो है वो कंटीजेंट एसेट का भी है। अब ये चीज हमारे जो बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उनके तो अगेंस्ट में चलेगी, क्योंकि वो तो कहीं कहते नहीं है कि भाई अगर कोई एसेट क्रिएट होता हो तो आपका नुकसान हो रहा हो उसको आइडेंटिफाई आज कर लो, लेकिन आपका प्रॉफिट हो रहा हो भविष्य में उसको आप रिकॉग्नाइज आप नहीं कर सकते। यही कहते हैं हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स, ये सुनो। यस सर। लेकिन फिर भी जो हमारा स्टैंडर्ड है वो क्या कह रहा है कि कंटीजेंट एसेट बिजनेस रिकॉग्नाइज कर सकता है ओनली इफ इट इज वर्चुअली सर्टेन टू बी रिसीव्ड, if it is probable that an inflow of economic will result, or disclosure should be made in the financial statement, if it is only possible it should be known। तो मतलब जब सर्टेन हो गया ना, पॉसिबल इन ऑल एस्पेक्ट हो गया ना कि भाई ये पैसा तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आपके एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, ठीक है, और उसका क्लेम आप लेने गए कि भाई ये है, तो ये पैसा मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है, चांसेस ऑफ इसकी नहीं मिलेगा कि बहुत कम है, वर्चुअली सर्टेन चीज हो गई कि हाँ भाई ये पैसा मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, ये सुनो, है ना भाई? यस। तो ये जो क्लेम है ये वर्चुअली सर्टेन है कि ये पैसा मिलना है, इस बात के बहुत ही कम चांसेस है कि भी क्या ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो वर्चुअली जब चीज सर्टेन हो जाती है, अमाउंट आपका डिटरमाइंड हो जाता है और इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये पैसा आपका, तब आप किसी एसेट को एज अ कंटीजेंट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। अदरवाइज सिर्फ पॉसिबिलिटी अगर किसी की है, मान लो अगर आज कोई आप किसी अपने बिजनेस राइवल के अगेंस्ट में क्लेम लेकर के चले गए, मान लो ट्रेडमार्क का डिस्प्यूट हो गया, आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा ट्रेडमार्क कोई और दूसरा यूज करने लग गया, मैं कोर्ट में क्लेम लेके चला गया सर इसने मेरा ट्रेडमार्क यूज किया है और इसकी वजह से मुझे ये लॉसेस हुए। अब अगेन वही बात है कि सर ये जो मैं ट्रेडमार्क का सूट कोर्ट के बिफोर लेकर के गया, इट मे डिसाइड इधर वे, हो सकता है कोर्ट इसमें हमको डैमेजेस अलाउ कर दे, नहीं कर दे, नहीं करे, दोनों बातें हो सकती है ना, यस और नो? यस। दोनों चीज हो सकती है। तो इसको आप कंटीजेंट एसेट नहीं डिटरमाइन कर सकते कि हाँ ठीक है देखो मेरा क्लेम स्ट्रांग है और ये वो। अगर कल को कोर्ट ऑर्डर कर दे कि ठीक है भाई ट्रेडमार्क की वजह से जो नुकसान हुआ वो आपको इनको पे करना है, ये अमाउंट वर्चुअली डिटरमाइन हो गया है। अब कोर्ट ने जब मेरे फेवर का ऑर्डर कर दिया 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 25 लाख रुपए डिटरमाइन कर दिए कि ये पैसा डैमेजेस में आपको देना पड़ेगा इसको सामने वाले को, नाउ इट इज अ वर्चुअल सर्टेन अमाउंट, आप उसको कंटीजेंट एसेट अब आप रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि अब तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया ना, फाइनल जजमेंट हो गया है, सब चीजें हो गई है, अब तो उससे से पैसा लेना बाकी है,
इस बात की चांसेस बहुत कम होंगे कि वो अपील में जाएगा, और अपील में क्यों उसको होंगे। तो अब बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई ना जिससे वर्चुअली डिटरमाइन हो चुका है पैसा मुझे मिलेगा, है ना, ये सुनो। यस सर। तो वो चीज आप कंटीजेंट एसेट की तरह रिकॉग्नाइज कर सकते हो। क्लियर है भाई, समझ में आया? तो एग्जांपल था जो मैंने आप लोगों को दिया है यहाँ पे, ये सुनो। यस सर। सिमरन समझ यस में सर। आया यहाँ पे, ये सुनो। यस सर। अब जब आप ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू, अभी अभी जो सब बातें करी वो आईएएस एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आप लोगों से बातें करी हैं। नाउ दी पॉइंट इज कि इसको हम लोग एक ऑडिटर के नजरिए से देखें। तो ऑडिट टेस्टिंग जो फोकस होगी वो ये देखना पड़ेगा आपको कि क्या कोई वाकई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है, क्या पेमेंट प्रोबेबल है या पॉसिबल है, क्या जो प्रोविजन बनाया गया है उसका वैल्यूएशन प्रॉपर किया गया है बाय द क्लाइंट और नहीं किया गया। तो आपको एग्जिस्टेंस देखना है, आपको देखना है कि क्या आईएएस से 37 की कंप्लाइंस हो रही है, प्रोबेबिलिटी वाली बात जो उन्होंने बोली है वो कंप्लाइंस हो रही है नहीं हो रही, उसकी शर्तों को पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं लोग। तब ऐसा तो नहीं है कि उसकी कंडीशंस को इन्होंने प्रॉपरली रिकॉग्नाइज नहीं किया उसके हिसाब से। तो बिना आईए से 37 की कंडीशंस को रिकॉग्नाइज करें आप, कंडीशंस के पूरा हुए तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या प्रोविजन रिकॉग्नाइज, ये बताओ। नो सर। एज अ ऑडिटर फिर मेरे को ये देखने वाली चीजें आ जाएंगी, क्या कि वाकई एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती थी, क्या आईए से 37 की कंडीशंस वहां पूरी हो रही थी, क्या प्रोविजन का वैल्यूएशन उन्होंने अप्रोप्रिएटली किया है, कंप्लीटनेस की असर्शन है। क्योंकि अगर आपका प्रोविजन जो है वो प्रॉपरली वैल्यूएट नहीं हुआ है तो हो सकता है कि वो लायबिलिटी उससे अंडरस्टेटेड हो, जिससे कि फाइनेंशियल पोजीशन आपके क्लाइंट की मार्केट में ज्यादा अच्छी दिखेगी। एंड यू डोंट वांट कि हाँ भाई ठीक है कि आपकी ये छोटी सी आपने जो गलती करी है उसकी वजह से एक बड़ा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक बड़ा मटेरियल स्टेटमेंट अनडिटेक्टेड रह जाए। इसलिए हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। सिमिलरली कंटीजेंट एसेट्स पे भी हम लोगों का सेम फोकस होता है कि अगर है तो क्या उसकी वैल्यूएशन अप्रोप्रिएट की करेगी नहीं, एग्जिस्टेंस इसका की असर्शन है। क्योंकि अगर कंपनी ने गलत तरीके से बिना जो है स्टैंडर्ड देखे हुए उसको रिकॉग्नाइज कर लिया तो इससे कंपनी की एसेट जो है वो ओवर स्टेटेड लगेगा। क्लियर है, समझ में आ गया, यस और नो? मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दे दिए, यही सर्टेन एग्जांपल्स उन्होंने डिस्कस किए, प्रोसीजर्स पे आया। क्लियर है भी, समझ में आया ये एंड सिमरन? यस सर। ठीक है, नाउ व्हाट इज द प्रोसीजर। तो जब भी आप प्रोविजन ऑडिट करेंगे तो आप देखो काफी प्रोविजन प्रोसीजर सिमिलर हैं। आप पीछे पढ़ के आए, आप आगे पढ़ लीजिए, सिमिलर प्रोसीजर है। क्योंकि ले दे करके आप कर क्या सकते हो, तो उन्होंने बोला कि आप क्या करेंगे, आप प्रोविजन का ब्रेकडाउन मानेंगे कि भाई ये जो फिगर आप पहुंचे हो ये कैसे आप पहुंचे, और उसको आप रिकैलकुलेट करेंगे, टास्क करेंगे, एग्री करेंगे ब्रेकडाउन मान के, और देखेंगे कि भाई वो फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही से यहाँ पे एक्यूरेटली जो है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्या वही फिगर दिख रहा है जो उन्होंने बैकग्राउंड दिया है आपको। तो उससे एक्यूरेसी इन प्रेजेंटेशन के बारे में आपको एविडेंस मिल गया। क्लियर है भाई, यहाँ पे समझ में आई बात यहाँ पे, यस और नो? यस सर। अब मैंने आपको एक बात बोली कि इन सब चीजों के बारे में देखो क्या होता है, बुक्स में कोई बहुत ज्यादा बातें लिखी नहीं होती। तो इंक्वायरी जो है वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रोसीजर बन जाता है। क्योंकि आपको डायरेक्टर से या फिर रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन वो इंक्वायरी आपको उनसे करनी पड़ेगी, उनका इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। यहाँ आपका प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म काम आएगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर्स आपको कोई बात बताएंगे तो उन्हीं बातों में आपको छुपी हुई बात में निकालना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है या इवेंट हुआ है जो ये डायरेक्ट कर रहा था कि इनको प्रोविजन बनाना चाहिए तो उन्होंने प्रोविजन नहीं बनाया। तो इंक्वायरी बड़ा जो है एक आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रोसीजर यहाँ पे हो जाता है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया, यस और नो? यस सर। रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आप देखिए, जो वो क्लेम कर रहे हैं उनके डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग आप देखिए। इनसे आपको एक्चुअली पता लगेगा कि एक्चुअली में उस दिन पे कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। बोर्ड नोट्स आप देख सकते हैं कंपनी के, वहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिल सकती है कि भाई ये पेमेंट आना प्रोबेबल है या पॉसिबल है, क्या है। ठीक है, आप लाइबिलिटी को रिकैलकुलेट करके देख सकते हैं, रिकैलकुलेशन किया जा सकता है उसका। ठीक है, डॉक्यूमेंट सामने रखे कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स हो गए इन चीजों से, जैसे कंपनी ने आपके क्लाइंट ने वो सब चीजें देखी थी वो सब चीजें आप खुद से करके देख सकते हो। कंप्लीटनेस का आपको एविडेंस मिल जाएगा। पोस्ट ईयर बैंक, अच्छा ये बड़ी जरूरी चीज हो जाती है।
कि पोस्ट या बैंक स्टेटमेंट देखें। तो अगर मेरे पास 31 मार्च को मैंने कोई प्रोविजन बनाया हुआ है और आज उसको 3 महीने लैप्स हो गए बेटा, 3 महीने निकल गए, ठीक है, तो क्या एक्चुअली में बैंक स्टेटमेंट कोई प्रोविजन अगर आपने बनाया तो आप, अगर ऐसा तो नहीं है कि मैंने तो यहाँ प्रोविजन बना दिया और वो पैसा आ गया, तो जब पैसा आ गया आपका तो बात खत्म हो गई, वो प्रोविजन आपने गलत बनाया हुआ है, यस और नो, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, इंस्पेक्ट पोस्टल एंड बैंक स्टेटमेंट, वेरीफाई वेदर एनी पेमेंट हैव बीन मेड, कंपेयर एक्चुअल पेमेंट्स, या आपको कोई पेमेंट करना पड़ गया हो। ये भी है ना, मैंने भी प्रोविजन बना लिया था कि सर कल को ये दावा जो है, ये मतलब जो सूट है मेरे अगेंस्ट में, ये डिसाइड हो सकता है, तो इसके लिए हम चलो प्रोविजन बना, तो क्या उसका रिजल्ट आया, क्या वो पेमेंट एक्चुअली में करना पड़ा? एक्चुअल पेमेंट्स का कंपैरिजन आप लोग जो है वो प्रोविजन के साथ करके देख सकते हैं, उससे एक रीजनेबिलिटी का टेस्ट होता है, ठीक है ना? अच्छा, इसके लिए पास्ट ईयर के भी उठा के देख सकते हो आप, कि पास्ट ईयर के उठा के देखते हैं ना, चलो कि भाई कंपनी इनका ये कितने पानी में, वो पता चल जाएगा अपने को, अपन देखें तो सही कि इन्होंने जो पास्ट ईयर के प्रोविजंस बनाए वो कितने एक्यूरेट प्रोविजन बनाए, तो उनसे भी आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा यार ये जो प्रोविजन बना रहे हैं कितने रीजनेबल प्रोविजन बना रहे हैं। क्लियर है मैं यहाँ पे, यस और नो? Yes. वैल्यूएशन का आपको मिल गया, आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू कर लिया, ये ध्यान में रखते हुए कि ISA 37 की कंप्लाइंस करी गई है नहीं करी गई है, प्रेजेंटेशन का आपको एविडेंस मिल गया, और एट लास्ट, क्योंकि अब इसके लिए और बहुत ज्यादा चीजें हैं नहीं आपके पास करने के लिए, तो आपको यहाँ पे आपके क्लाइंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगना पड़ेगा कि वो ये विश्वास करते हैं कि उन्होंने जो भी प्रोविजन एंड कंटीजेंटी लाइबिलिटीज यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्लेम करी है, उनको ना प्रॉपरली ट्रीट किया है, उनका प्रॉपर वैल्यूएशन किया गया है, और वो सभी एस्पेक्ट्स में कंप्लीट है, तो ये आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन उन्हीं से मांगना पड़ेगा। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात बेटा यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. सिमिलरली अब नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कंटीजेंट एसेट के लिए भी, इन्होंने जो प्रोसीजर बताया वो वही प्रोसीजर है। देखो, कंटीजेंट एसेट्स के लिए जनरली आपको थर्ड पार्टी कंफर्मेशन कर लेना चाहिए, ठीक है, जैसे इन्होंने बोला है कि भाई अब क्या है वो देख लो, कि भाई आपका क्लाइंट कह रहा है कि भाई हम लोगों के फेवर में केस डिसाइड हो गया, इतना कोर्ट ने हमको कंपनसेशन दिया, डैमेजेस दिलाए, तो लॉयर से बात कीजिए, कोई इंश्योरेंस का क्लेम है तो इंश्योरेंस कंपनी से बात कर दीजिए, इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर, कई बार क्या होता है कि हम लोग अपना पैसा मांगते हैं, जिससे पैसा मांगते हो इंसॉल्वेंसी में से, इंसॉल्वेंसी समझते हो क्या होता है? सुना है, वर्ड सुना है इंसॉल्वेंसी? Yes. ये बहुत बड़ा प्रैक्टिस एरिया है भाई इंसॉल्वेंसी, है ना, इसको इसके बारे में अवेयर रहो। तो इंसॉल्वेंसी, तो आप कभी कभी पैसा मांगते हैं, तो कॉर्पोरेट जो इंसॉल्वेंसी होती है, जहां पे किसी कॉर्पोरेट पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया, अब मैं उससे पैसा मांगता हूँ, तो वो उसमें जो भी इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर होता है ना, अब यहाँ पे इन्होंने टर्म जो है इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर यूज करी है, हमारे यहाँ पे टर्म जो यूज करी जाती है वो लिक्विडेटर यूज करी जाती है ना, Yes, sir. हम लोग इसको लिक्विडेटर यूज करते हैं। ठीक है, और वैसे मैं बता दूं कि लिक्विडेटर भी सिर्फ पढ़ने वाली टर्म है, एक्चुअली जो हमारे यहाँ पे लॉ है इंडिया में, इट इज, ये थोड़ी सी एडिशनल नॉलेज है बस, और कोई बात नहीं, बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी एक्ट है हमारे यहाँ पे, सुना है इसके बारे में? Yes, sir. ठीक है, तो ये जो लॉ बना हुआ है बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी एक्ट, ये कहता है कि भी जो टर्म यूज करा गया वो यूज किया गया इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, वो लिक्विडेटरी है, बट उसको हम यहाँ पे उस एक्ट के अंदर टर्म जो यूज करी गई है वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के नाम से टर्म यूज करी है। ठीक है भी, समझ में आया यहाँ पे? तो Yes, अब yes, sir. आप उसको इंसॉल्वेंसी प्रैक्टिशनर बोल लो, या आप उसको लिक्विडेटर बोल लो, या आप जो बोलना चाहो, जैसा भी टर्म आपके जरूरत के हिसाब से ठीक लगे आपको, भी अलग अलग नाम है, तो उनसे आप ये चीजें कंफर्मेशन मांग सकते हो, वो आपको बता देंगे हाँ भी ये पेमेंट इनको करना है, तो ये चीज हो गया, उससे आपको एग्जिस्टेंस का भी पता चल गया, एक्यूरेसी का भी पता चल गया, वैल्यूएशन का भी पता चल गया, प्रेजेंटेशन का, सबके एविडेंसेस मिल गए, तो कॉरेस्पॉन्डेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी आप रिव्यू कीजिए कि भी ठीक है, कम क्लाइंट से बोलिए कि भी थर्ड पार्टी इनसे क्या बात हुई, आपकी लॉयर से क्या बात हुई, इंश्योरेंस कंपनी भी, अगर आपका क्लेम पास हुआ है, लॉयर से ने आपको बताया होगा ना आपके लॉयर ने कि हाँ भाई देखो ये केस आपके फेवर में डिसाइड हो गया है, वो जजमेंट का है, या कोई क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने आपका पास कर दिया, तो क्लेम अप्रूवल कहाँ है आपका, या
इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ने अगर आपको कोई आपने पैसा मांगते थे तो उसने अप्रूव किया तो वो कहाँ है, वो सारे वो डॉक्यूमेंट आप उनको रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो थर्ड पार्टी से इन्होंने ले दे करके बोला है, कोर्ट हो सकती है, इंश्योरेंस कंपनी हो सकती है, इंसॉल्वेंसी हो सकता है। ठीक है, रिगार्डिंग द वैल्यू, रिगार्डिंग द अमाउंट अवॉर्डेड, दोनों के बारे में आप यहाँ पे जो है वो कॉरेस्पॉन्डेंस देख करके कंफर्मेशन कर सकते हैं। पोस्ट ईयर बैंक स्टेटमेंट देख लीजिए कि भाई वाकई ये पैसा आया ही नहीं है। ठीक है, बाद में ये पैसा आ गया होगा ना, जस्ट नो। तो अगर यस। बाद में पैसा आ गया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन ठीक है, उसमें सही रिप्रेजेंटेशन किया गया। ये चीज उन लोगों ने बताई है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा आ गया अकाउंटिंग एस्टिमेट। सब अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या है अभी यहाँ पे, जो आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट है, इट इज एन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अब यहाँ तो इसी टर्मिनोलॉजी अपनी चेंज हो जाती है। अभी तक हम लोग प्रोविजन बोलते हुए आ रहे थे, अब इन्होंने प्रोविजन को चेंज करके अलाउंस बोल दिया है। वही चीज है ना, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट बनाते थे ना बेटा अपन यहाँ पे, यस। इन्होंने थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज कर दी यूके में। उन्होंने नाम दे दिया अलाउंस फॉर रिसीवेबल, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रोविजन एट एक्स्ट्रा, ये इन्होंने नाम दे दिया। एक ही चीज होती है हाँ? तो ये अकाउंटिंग एस्टिमेट से इनको कैसे आप ऑडिट करेंगे, इनहेरेंटली रिस्की है क्योंकि फ्यूचर इवेंट से सब बातें मैं बता चुका हूँ। इसलिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होता है वो हमारे पास हमको चाहिए होते हैं, लेकिन होते नहीं है, बहुत लिमिटेड होते हैं। बता दी ये बात क्लियर भी, समझ में आगे भी, ज्यादा आपके पास कुछ है नहीं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर बेस्ड है। इट इज ओनली एन अजम्पशन कि हाँ भाई ये हो जाएगा, ये पैसा नहीं आएगा, ये चीज होगी, वो चीज होगी, है ना भाई? यस और नो? यस। तो दैट्स व्हाई दे आर ऑलरेडी इनहेरेंटली रिस्की। तो आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लिमिटेड है, दिस मेक इट डिफिकल्ट फॉर द ऑडिटर टू obtain sufficient रिगार्डिंग द बैलेंस। Random is acute because management judgment is needed to determine accounting। और अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि अकाउंटिंग एस्टिमेट आपके रिस्की क्यों होते हैं, तब आपसे आपको ये आंसर देना है। ठीक है, क्यों होते हैं भाई? क्योंकि सर लिमिटेड लिमिटेड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल होता है एक तो, दूसरा मैनेजमेंट की जजमेंट पे बेस्ड है। तो मैनेजमेंट अपना वो क्या हो सकता है, मैनेजमेंट बायस्ड हो सकता है ना? ये सुनो, यस। तो ये इस वजह से भी है। एस्टिमेट्स में भी यूज टू मैनिपुलेट, है ना, जिसकी वजह से यहाँ एज ए रिजल्ट एस्टिमेट्स का यूज लिया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मैनिपुलेट करने के लिए, डिजायर्ड रिजल्ट के लिए। यहाँ ये बात मैं ऊपर बता चुका हूँ, है ना, प्रोफेशनल कैपिटलिज्म बहुत जरूरी चीज होती है। ठीक है, ताकि आप ये पता कर सकें कि क्या वाकई ये रीजनेबल है या फिर इनको बाइसनेस लेकर के और जानबूझ करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाया गया है। ISA 540 कह रहा है रिक्वायर द ऑप्टेन टू अंडरस्टैंडिंग नेसेसरी टू अलाउ द ऑडिटर एंड एफएस रिस्क मटेरियल रिलेटिंग टू अकाउंटिंग एस्टिमेट। यहाँ आपको इन्होंने बोला कि ये समझना जरूरी है कि भाई क्या रिस्क ऑफ मटेरियल में से स्टेटमेंट है, वो असेसमेंट आपको करना पड़ेगा, उसका आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट। अब इसमें आपको दो चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी है, द एंटिटीज इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क रेगुलेटरी फैक्टर्स। ये चीज मैं वैसे ऊपर पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को ना, याद है ये वाली बात पढ़, यस। ये मैं ऑलरेडी ऊपर पढ़ा चुका हूँ कि भी जो आपकी क्या ड्यूटी बनती है। तो इसको जब हम लोग पढ़ रहे थे, ये स्पेसिफिकली हमारी इंटरनल कंट्रोल में हम लोगों ने पढ़ लिया था भाई इंटरनल कंट्रोल में, यस। है ना? वहां हमने कंपोनेंट्स पढ़ना चालू किया कि भाई कंपोनेंट्स होते हैं, अब आपको क्या क्या चीजें समझनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? यस और नो? यस। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंडिंग और फर्दर क्या क्रिएट करनी पड़ेगी प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में। तो प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में जो हमारी फर्दर अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिएट करनी है वो ये करनी है कि भाई ये लोग प्रोविजन बनाते कैसे हैं, कोई तरीका होगा ना, कैसे आप आइडेंटिफिकेशन करते हो ऐसे इवेंट्स का, कैसे क्लाइंट आइडेंटिफिकेशन करता है ऐसे इवेंट्स का। ठीक है, एस्टिमेट्स लेने के लिए। ठीक है, द एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है, कैसे आप ये काम करते हो, आइडेंटिफिकेशन करते हो, ये सब चीजें समझो। और इस पूरी प्रोसेस के ऊपर आपके क्लाइंट ने क्या इंटरनल कंट्रोल सेटअप कर रखे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको अंडरस्टैंडिंग इसकी क्रिएट करनी पड़ेगी।
क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. The auditor must separately assess inherent risk and control risk when assessing the risk related to accounting. When assessing inherent risk, the auditor should degree of the estimate. फिर उसके बाद, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे क्लियरली ये बोल दिया कि आप जब इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का असेसमेंट करें तो प्रोविजंस, यहाँ पे एस्टिमेशन जो है ना, इसको लेकर के आप थोड़ा सा काम अलग से कीजिए। इसको लेकर के बेटा अपने को काम थोड़ा सा इन्होंने अलग से करने के लिए बोला है। ठीक है, तो जब आप एस्टिमेशन को लेकर के रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का असेसमेंट करेंगे, तो इन्होंने बोला कि ये चीजें बेटा कंसीडर करनी पड़ेगी, ये अलग से आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। पहली बात कि भाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कितनी डिग्री है ना, कितनी ज्यादा अनसर्टेनिटी प्रेजेंट है। ठीक है, वो अगर बहुत ज्यादा होगी तो रिस्क ज्यादा होगा, है ना? Yes, एरोवन, अगर अनसर्टेनिटी ज्यादा है, रिस्क ज्यादा हो गया, अनसर्टेनिटी कम है, रिस्क कम हो गया। क्लियर है, समझ में ही बात यहाँ पे? yes, ठीक है, तो जब आप रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट का असेसमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो एस्टिमेशन को लेकर के अलग से ये चीजें आपको कंसीडर करनी है कि भाई यहाँ पे एस्टिमेशन अनसर्टिनिटी कितनी है। फिर उसके बाद कि भाई ये एस्टिमेशन कैलकुलेट, ये आप एस्टिमेट आप कैसे लगा रहे हो, क्या तरीका है एस्टिमेट लगाने का, कैसे लगाया आपने एस्टिमेट? ठीक है, डिग्री एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड सब्जेक्टिविटी इन दी मेथड, assumptions एंड डेटा यूज टू मेक एस्टिमेट। तो एस्टिमेट लगाने के लिए आपने तीन चीजों का यूज किया। एक एस्टिमेट का यूज, सॉरी, तीन चीजों का यूज किया। क्या क्या थी वो तीन चीजें? एक आपका मेथड था जिससे कैलकुलेट किया होगा, एक आपने assumptions क्या क्या लिए, ठीक है, और आपने इन सब चीजों के लिए assumptions और मेथड अप्लाई करने के लिए जो डेटा लिया, वो आपने क्या क्या लिया। इन तीन चीजों के बेसिस पे हम लोग एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आया, यस और नो? yes, तो ये मेथड क्या है, ये अजम्पशंस क्या है, ये डेटा क्या है? ठीक है, द डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एंड सब्जेक्टिविटी, कितना कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, कितना कॉम्प्लेक्स मेथड है, ठीक है, अजम्पशंस, डेटा, और कितनी सब्जेक्टिविटी इनके अंदर इन्वॉल्व है। जैसे अभी क्या होता है कि घर में आपकी शादी होगी किसी न किसी की, तो घर वाले एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि भाई ये सारा खर्चा हम लोगों का होता है, लगाते हैं ना एस्टिमेशन, जो सुनो। yes, तो क्या सोचते हैं, कैसे एस्टिमेशन लगता है भाई? उसका एक कॉस्टली बात है कि सर एक मेथड होगा जिससे हम लोग खर्चा कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये सब चीजें होंगी। उसके बाद हम लोगों को जो हमारे घर में प्रीवियस शादियां हुई हैं, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि यार पिछली बार शादी करी थी तो इतना खर्चा आया था, तो इस बार जो है वो कितना खर्चा आएगा, पिछली बार से लेकर के अभी तक में क्या टाइम इलैप्स हुआ है, कितना समय निकला है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया तो हो सकता है कि भाई इस बार और ज्यादा खर्चा करना पड़े क्योंकि चीजें महंगी हो गई होंगी कंपैरेटिवली, मार्केट में गोल्ड की रेट क्या चल रही है, ये सब चीजें आप देखते हो, यस और नो? yes, और उसके बेसिस पे फिर आप बजट्स लेते हैं, आप कोटेशंस लेते हैं, उसके बेसिस पे आप एक एस्टिमेशन लगाते हैं कि शादी में हमारा इतना खर्चा होना। ठीक है, अब अगर मुझे एज अ ऑडिटर देखना है कि ये जो एस्टिमेशन आपने किया ये सही क्या नहीं किया, तो देखो 100% तो एक्यूरेटली ऑडिटर नहीं बता सकता। बता सकता है ऑडिटर 100% एक्यूरेटली कि आपने assumption जो भी एस्टिमेशन किया है वो सही किया है? ये बताओ। no, sir. नहीं बता सकता ना, लेकिन ऑडिटर ये बता सकता है रीजनेबल अजम्पशन है नहीं है। वो कैसे बता सकता है? वो देखेगा आपने कैलकुलेशन कैसे करी, वो देखेगा कि भाई आपने क्या डेटा यूज किया, पिछले साल की शादी का खर्चा था, डेटा वो आपके पास पड़ा हुआ था, वो कितना रिलायबल था। ठीक है, वो देखेगा उसमें आपने अजम्पशंस और क्या क्या लिए हैं, आपने मेहमानों के अजम्पशन लिए हो ना, मेहमानों के अजम्पशन, ये सब चीजें। Yes, इसी तरीके से बिजनेस भी है, जब आप बिजनेस करते हो, प्रोविजन बनाते हो, एस्टिमेशन लेते हो, तो ये सब चीजें आपको करनी पड़ती हैं। तो ऑडिटर को क्या देखना, ऑडिटर को ये सब चीजें देखने की, मेथड क्या यूज कर रहे हो, कितना कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, सब्जेक्टिविटी कितनी इन्वॉल्व है, अजम्पशंस क्या यूज कर रहे हो, डेटा क्या यूज कर रहे हो, इन चीजों को देखो। और अगर आपको लगता है कि भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर थे, अजम्पशंस जो थे वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव अजम्पशंस थे, डेटा बहुत रिलायबल नहीं था, तो रिस्क ज्यादा है ना, यस और नो, ये ज्यादा रिस्की है।
यहाँ रिस्क ज्यादा है, और जब रिस्क ज्यादा है तो अब हमको जो प्रोसीजर्स सब्सटेंसिवली परफॉर्म करने पड़ेंगे वो ज्यादा करने पड़ेंगे, ताकि मैं रिस्क को रिड्यूस कर पाऊँ। इतनी सी बात है, और कुछ ज्यादा है नहीं। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो जब आपको लगे कि यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट ज्यादा है तो हम उसको रेड मार्क कर लेंगे। और सर अब जब आगे फर्दर हम लोग हमारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे तो इस एरिया पे हम लोग हमारे सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स ज्यादा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हम ये सब चीजें रिस्की एरिया में यहाँ काम करना पड़ेगा। द डिग्री एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सब्जेक्टिविटी यूज्ड इन सिलेक्शन ऑफ मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट। ठीक है, अब मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट क्या होता है भाई यहाँ पे? व्हाट इज मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट? है ना? एक मिनट देखो, मैं एक मिनट पानी पी लूं, लगता मेरा गला थोड़ा सा। हाँ भाई, क्या बात कर रहे थे यहाँ पे, ये सुनो। सर मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट बेसिकली मैनेजमेंट की तरफ से जो उन्होंने एस्टिमेट या एक्सपेक्टेशंस ली होती है बेस्ड ऑन देयर रीजनेबल अजम्पशंस। वैसे कुछ मतलब नहीं है इसका, ज्यादा कुछ देखा जाए तो बस वो ठीक है कि आपने क्या एस्टिमेशन लिया है। एक रेंज है लेके के बाद कि भाई उनकी रेंज क्या है ना? रेंज ही मतलब है जो मैनेजमेंट ने आपको दी है। तो आपको ये देखना है कि मैनेजमेंट जो रेंज पकड़ के चल रहा है, ठीक है, वो उस तक पहुंचने के लिए कितना कॉम्प्लेक्स था, कितना कॉम्प्लिकेटेड था उस रेंज तक पहुंचना, और कितना सब्जेक्टिविटी वहां पे इन्वॉल्व है, ये कुछ आपको चीजें देखनी पड़ेगी। क्लियर है? वे समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? यस सर। ठीक है, अब जब रिस्क और मटेरियल रिस्क स्टेटमेंट आप उसको आप डिटर्मिनेशन कर ले तो उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? ये सब्सिक्वेंट इवेंट्स के एविडेंस लेने चाहिए। मैनेजमेंट ने कैसे ये एस्टिमेट किया वो टेस्ट आप करो, अपना खुद का एस्टिमेशन आप बताओ, मतलब आपकी खुद की रेंज बनानी पड़ेगी। ठीक है, तभी तो होगा ना। तो आपके घर पे शादी का खर्चा जो हुआ, एस्टिमेशन आपने कहा सर अमन सर आप बताओ ये सही नहीं है, तो मैं मेरा बताऊंगा ना यार, मेरे हिसाब से देखो इतना होना चाहिए था, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तो ऑडिटर को देखिएगा यार मेरे हिसाब से तो इतना होना चाहिए था, मेरे जो सब चीजें मैं देखता हुआ आया हूँ, इनकी चीजें, पिछले साल की शादी, अभी की कंडीशन, तो मेरे हिसाब से इतना होना चाहिए था, और आपके फर्क में इतना है, तो फिर उसको हम लोग सब्सिक्वेंटली देखेंगे कि भाई क्लाइंट ने जो है वो सही एस्टिमेशन किया है नहीं किया, उससे ये चीज पता लगेगी, तो मुझे मेरी रेंज कैलकुलेट करनी है बेसिकली। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस। द ऑडिटर पॉइंट है, तो इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना सर ये क्या अजीब सी टर्म दे दी, इट इज नथिंग, इट इज ओनली अ रेंज। क्लियर है? समझ में आ गया? यस और नो? यस। सिमरन बेटा समझ में आई बात यहाँ पे? यस सर। नेक्स्ट अपना शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड डायरेक्टर रेम्युनरेशन आ गया। अब शेयर कैपिटल के बारे में आपको एविडेंस कहाँ से मिलेगा, रिजर्व्स कहाँ से होंगे? रिजर्व्स वो होते हैं जो पैसा हम लोगों ने बचा लिया, सेट असाइड कर दिया, जो प्रॉफिट आपने अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए सिक्योर किया, वो रिजर्व है। ठीक है, शेयर कैपिटल हो गया, डायरेक्टर्स को पैसे, क्योंकि तीनों मटीरियल बाय नेचर हो गए, है ना? वैसे मटेरियल दूसरे अदरवाइज नहीं हो भी नहीं, लेकिन बाय नेचर ये मटेरियल अमाउंट है। किस डायरेक्टर ने कितना शेयर कैपिटल, शेयर कौन बड़ा शेयर होल्डर है, कौन छोटा शेयर होल्डर है, रिजर्व्स क्या है कंपनी के बाद में, डायरेक्टर कितना पैसा ले रहा है भाई, ये बहुत बाय नेचर इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। शेयर होल्डर कहेगा भैया हमसे आपने इतना इन्वेस्ट करा दिया, कंपनी फायदे में चल नहीं रही है, और डायरेक्टर इतना इतना पैसा सैलरी के नाम पे उठा रहा है ना? ये सुनो, यस। इसलिए बाय नेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस वजह से। एविडेंस आपको कहाँ से मिल सकते हैं? शेयर के रजिस्टर से मिल सकते हैं, सर्टिफिकेट्स हो गए, बैंक स्टेटमेंट्स हैं, आपकी बोर्ड मिनट्स हैं, रजिस्टर ऑफ कंपनी हो गया। पता है रजिस्टर ऑफ कंपनी किसको कहते हैं यस सर। सिमरन? यस सर। हाँ चलो, तो अब प्रोसीजर्स इन लोगों ने क्या बोले कि आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल, नॉमिनल वैल्यू, ये सब चीजें जो डिस्क्लोज करी गई हैं, ठीक है,
to underlying shareholding agreement, statutory constitution document. What are the statutory constitution document they are talking about? क्या होते हैं? जल्दी बताओ। किसी भी कंपनी के स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? क्या देखोगे? अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्लाइंट कह रहा है मेरा कैपिटल ऑथराइज्ड ये है, नॉमिनल वैल्यू ये है, तो ये चीज वेरीफाई कैसे होगी? है या नहीं? जल्दी सोचो, दिमाग लगाओ। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी वो क्लॉज होता है। एमओए बेसिकली, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, ये उसके बेसिक स्टैट्यूटरी कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, क्लियर आया समझ में? यस और नो? यस सर। इसके अलावा शेयर होल्डर्स के साथ आपके जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, कैश बुक को इंस्पेक्ट कर सकते हो फॉर एविडेंस ऑफ कैश रिसिप्ट। तो अगर कंपनी कह रही है हमने शेयर्स इशू कर दिए इतने के, तो भैया पैसा आया होगा ना खाते में, अकाउंट में, वो दिखाओ। उससे आपको पता चलेगा ये अमाउंट रिसीव हुआ है, इसको करेक्टली डिस्क्लोज किया है नहीं किया। ठीक है, कॉल्ड अप पेड अप कैपिटल के बारे में, जो पैसा जो आप क्लेम कर रहे हो कितना सही है। कंपनी के बोर्ड मिनट्स आप इंस्पेक्ट कर सकते हो वेरीफाई करने के लिए। टू शेयर कैपिटल इशू ड्यूरिंग द ईयर, कितना शेयर कैपिटल इशू किया गया इस साल में। हम कभी ऑथोराइज, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल से इशू शेयर कैपिटल ज्यादा हो जाए? नो सर, नहीं हो सकता पक्का? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेमोरेंडम माँ बाप है, उन्होंने जो कह दिया फाइनल है यहाँ पे, है ना, उसके ऊपर आप नहीं जा सकते। तो मेमोरेंडम कह रहा है ये ऑथराइज शेयर कैपिटल है, इस कैपिटल से ऊपर आप रेज नहीं कर सकते इन एनी। कब कर सकते हो? जब माँ बाप एग्री कर लें। अब वो एग्री कब करेंगे, उसकी प्रोसीजर है। आप जाओ आरओसी जाओ, अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगाओ, अमेंडमेंट अलाउ होगा तो मेमोरेंडम नया बन के आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? यस और नो? यस। ठीक है। डिविडेंड्स, इसके लिए एविडेंस आपको बोर्ड मिनट से मिलेंगे, बैंक स्टेटमेंट से मिलेंगे, डिविडेंड वारंट से मिलेंगे। व्हाट इज डिविडेंड वारंट? क्या होता है डिविडेंड डिविडेंड? वारंट हम पे करते हैं जब कंपनी डिविडेंड्स पे करती है, तो बेसिकली वो स्लिप होती है। हाँ, बस इतनी सी बात है। एक स्लिप होती है। क्या होता है कि भाई अब क्या ये सब चीजें देखो वैसे चलना हो गई है बंद। अब आजकल इनको कोई यूज नहीं करता है, क्योंकि सबके अकाउंट में आ जाता है डिविडेंड अब आजकल, है ना। यस। नाउ वी हैव दी, जो ट्रेडिंग हो रही है वो पूरी कंप्यूटराइज ट्रेडिंग है। तो जो डिपॉजिटरी उसको पता है, कंपनी डिपॉजिटरी को भेजेगी कि ये है, डिपॉजिटरी लिस्ट दे देगी ये है, इनके खाते में डाल दोगे पैसे, बात खत्म हो गई। पहले क्या होता था कि पहले जब फिजिकल ट्रेडिंग होती थी ना, तब बड़ी दिक्कत आती थी। आज मैंने ट्रेड, मेरे पास शेयर है, मैंने या को भेज दिया या ने किसी को भेज दिया, डिविडेंड लेने की बारी आई। अब कंपनी को पता नहीं कि उसका शेयर होल्डर कौन है, क्योंकि जब पब्लिकली ट्रेडिंग होती है तो कंपनी के पास होल्डर का रिकॉर्ड नहीं होता, वो सिर्फ रजिस्टर्ड शेयर होल्डर का रिकॉर्ड होता है। ठीक है, जिसके पास शेयर है उसको ओनर मान लेते हैं। तो उस टाइम पे क्या फिजिकल ट्रेडिंग होती थी, और फिजिकल ट्रेडिंग के टाइम पे करें क्या कि भाई अब डिविडेंड मांगना है तो मुझे रजिस्टर्ड शेयर होल्डर के पास देना है। तो उन्होंने बोला कि भाई जिसके पास शेयर है उसके ऊपर पर्ची क्लिप कर दो वारंट की, जिस दिन मांगना है उस दिन आ जाना, ये वारंट बैंक में सबमिट कर देना और अपना क्लेम कर लेना। इस तरीके से पहले काम होता था। आया समझ में? यस और नो? यस। ये होगा। पर अब वो जरूरत धीरे धीरे खत्म हो गई, अब आज की रिपोर्ट पड़ती नहीं है। अब प्रोसीजर्स क्या क्या है? बोर्ड मिनट्स आप इंस्पेक्ट कीजिए टू एग्री डिविडेंड डिक्लेयर्ड बिफोर द ईयर एंड। बोर्ड मिनट आपने डिविडेंड बोल रहे हो कि इतना दे दिया हमने या देंगे हम, प्रपोज्ड है, तो भाई ये डिक्लेयर बोर्ड मीटिंग में अप्रूव हुआ होगा नहीं होगा? यस और नो? यस। तो वो बोर्ड मिनट्स आप देखिए, उनका इंस्पेक्शन कीजिए। बैंक स्टेटमेंट्स देखिए कि भाई ये क्या इतना डिविडेंड ईयर एंड से पहले पे किया गया है। अगर कोई डिविडेंड वारंट से क्लेम हुआ है तो वो डिविडेंड वारंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो कंपनी के पास आ जाते हैं वापस। ठीक है भाई, समझ में आया? यस और नो? यस सर। नेक्स्ट है, अब आ जाते हैं डायरेक्टर एमोल्यूमेंट्स पे। भी डायरेक्टर ने क्या पैसा लिया, तो वो कैसे पता लगेगा? डायरेक्टर के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से पता लगेगा, बोर्ड मिनट से लगेगा, बैंक स्टेटमेंट से लगेगा, पेरोल के रिकॉर्ड से लगेगा। अल्टीमेटली डायरेक्टर इज ऑल्सो एन एम्प्लॉय, तो वो एचआर तो उसको भी, चाहे आप डायरेक्टर हो लेकिन सैलरी तो आपका एचआर ही दे रहा है ना। जैसा यस। पेरोल का रिकॉर्ड हो गया, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो गया मैनेजमेंट से।
प्रोसीजर आपके आगे क्या क्या प्रोसीजर आ गए? कास्ट, ऑब्टेन एंड कास्ट अ शेड्यूल ऑफ डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन स्प्लिट बिटवीन वेजेस। तो आपको सबसे पहले ब्रेकडाउन मांगना है कि भैया ये जो आपका रिम्यूनरेशन आपको कंपनी पे कर रही है, इसका शेड्यूल लाओ, इसका ब्रेकडाउन लाओ। वेजेस कितने, बोनस क्या है, बेनिफिट क्या है, पेंशन कंट्रीब्यूशन इसमें, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले शेड्यूल का ऑब्टेन एंड कास्ट अ शेड्यूल ऑफ द डायरेक्टर रिम्यूनरेशन स्प्लिट बिटवीन, ये आपको देखना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो डिटरमाइंड होगा ना, कुछ ना कुछ तो शेड्यूल कंपनी का होगा कि हम अपने डायरेक्टर्स को इतना पैसा देते हैं, कैसे देते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। यस और नो? हाँ या ना? Yes. अब उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, उसमें कोई एरर तो नहीं है, क्या वो रिप्रेजेंटेशन सही है? तो वो देखने के लिए सबसे पहले चीज है कि आप जो है वो शेड्यूल मांगिए डायरेक्टर्स का रिम्यूनरेशन का, जिसमें इस तरीके से स्प्लिट किया गया हो। ठीक है, पेरोल रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन कीजिए। ठीक है, एग्री द फिगर्स डिस्क्लोज ऑफ वेजेस, बोनस, पेंशन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट इंस्पेक्ट कर सकते हैं आप वेरीफाई करने के लिए कि भाई ये पैसा एक्चुअली में डायरेक्टर्स को दिया गया है। ठीक है, बोर्ड मिनट्स का इंस्पेक्शन हो सकता है, डिस्कशन अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर, बोनस अनाउंसमेंट एंड अदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कई बार बोर्ड अप्रूव करता है कि हाँ भाई ठीक है डायरेक्टर को बोनस देना है या कोई एडिशनल रिम्यूनरेशन देना है, तो बोर्ड मिनट्स का इंस्पेक्शन आप कर सकते हो। और अदरवाइज आप डायरेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन मांग सकते हो रिटर्न रिमेंट कि उन्होंने डायरेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी है। छोटे छोटे प्रोसीजर है बेटा, याद हो जाएंगे। यस और नो? Yes. रिजर्व पे अपन आ गए। ओपनिंग रिजर्व एग्री कर लो टू प्रायोरिटाइज क्लोजिंग रिजर्व रिकंसाइल मूवमेंट, है ना। तो भाई ओपनिंग क्या था, रिजर्व क्लोज करने से पहले मूवमेंट कैसा हुआ, कितनी बार पैसा निकाला, कितनी बार पैसा डाला, प्रॉफिट कितनी बार निकाल लिया, प्रॉफिट कितनी बार डाला, उसी से ही पता चल जाएगा रिजर्व में कब पैसा आ रहा है, कब पैसा जा रहा है। यस और नो? Yes, sir. और मूवमेंट के पीछे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन मांगो। यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ रिवैल्यूएशन रिजर्व मूवमेंट्स टू द इंडिपेंडेंट वैल्यू रिपोर्ट। अब आपके रिजर्व का भी वैल्यूएशन होता है ना। जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू होती है ना, आज की डेट में आपका मकान है, इसकी क्या कीमत होगी बेटा, रिजर्व्स का भी अपना वैल्यूएशन होता है। तो वो आप इंडिपेंडेंट वैल्यू रिपोर्ट यहाँ पे मांग सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक? यस और नो? Yes. नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो अब ये थोड़ी ऑडिट करना ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। क्यों है भाई? क्योंकि इसमें वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत होता है, बहुत सारे परचेज के ट्रांजेक्शन होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं, सब नहीं कर सकते। यस और नो? Yes. तो इसलिए जब आप प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हो तो इन्होंने बोला है कि यहाँ पे ऑडिटर को भी कंट्रोल्स के ऊपर रिलाय करना पड़ता है। सब्सटेंशियल प्रोसीजर स्टिल, लेकिन फिर भी हमको कुछ ना कुछ सब्सटेंशियल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, ऊपर भी ये बात बताई है हमने आपको। ठीक है, सब स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ डिटेल विल बी परफॉर्म। तो जनरली आप जो प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे वो टेस्ट ऑफ डिटेल्स आपके यहाँ पे परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ में आता, क्लियर है? यस और नो? Yes. विल बी परफॉर्म बाय टेस्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस आइटम्स। ठीक है, इन एडिशन इसके अलावा सम एविडेंस विल बी ऑब्टेन ओवर रेवेन्यू इन परचेज इनडायरेक्टली थ्रू द डायरेक्टर्स परफॉर्म ऑन द कॉरस्पॉन्डिंग रिसीवेबल पेबल। ये इन्होंने यहाँ पे बोला। सॉरी मेरा थोड़ा गला तो खराब हो रहा है, तो ये फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसको कल कंप्लीट करेंगे। डायरेक्ट टेस्ट परफॉर्म इन्होंने बोला कि हमको करने पड़ेंगे कुछ। ठीक है, कुछ एविडेंस हम लोग डायरेक्ट टेस्ट परफॉर्म करके लेंगे, डायरेक्टली कॉरस्पॉन्डिंग रिसीवेबल्स पेबल्स इन द स्टेटमेंट ऑफ डायरेक्शनल टेस्टिंग। मैंने डायरेक्शनल टेस्टिंग पढ़ा दिया था क्या आपको बीच में? नहीं पढ़ा डायरेक्शनल टेस्टिंग? जल्दी सब बताओ। पढ़ाया था। सर पढ़ा है। पढ़ा है ना डायरेक्शनल टेस्टिंग? अब डायरेक्शनल टेस्टिंग क्या कहता है भाई यहाँ पे? जल्दी बताओ, पढ़ लिया तो जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होता है डायरेक्शनल टेस्टिंग? सर बेसिकली जो कि हमारा बुक कीपिंग का प्रिंसिपल है कि हर डेबिट के लिए क्रेडिट एंट्री होगी, तो जब भी हम किसी भी डेबिट एंट्री को ओवर स्टेटमेंट के लिए चेक करते हैं तो साथ ही साथ में हमारी क्रेडिट एंट्री किसी अंडर स्टेटमेंट के लिए भी चेक हो जाती है। हाँ बस इतना सही है। तो अगर आपने से फॉर एग्जांपल परचेज का ओवर स्टेटमेंट चेक किया और आपको दिख रहा है कि हाँ भाई परचेज का ओवर स्टेटमेंट है,
सम परचेज इज ओवर स्टेटेड, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? दैट एक मिस्टर एक्स से हमने ज्यादा परचेज कर, हमारी परचेज ओवर स्टेटेड, हम परचेज चेक कर रहे थे, हमने कहा ये ओवर स्टेटेड है परचेज आपकी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे हमारी क्रेडिटर्स, पेबल्स भी ओवरस्टेटेड होंगी। क्रेडिटर्स क्या होंगे मेरे? ओवरस्टेटेड। क्रेडिटर्स तो ओवरस्टेटेड होंगे। अब लेकिन बैलेंस शीट तो मैच कर रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं, इसका मतलब क्या है कि डेबिट साइड पे भी कोई ना कोई चीज गलत हुई है यहाँ पे, तभी तो मैच हो गया ना। यस। इतनी सी बात ही है, लॉजिकल इतनी सी चीज है कि यहाँ अगर आपने क्रेडिट ओवरस्टेट हुई है तो कहीं ना कहीं तो अंडरस्टेट, कहीं ना कहीं दूसरी चीज ने इसको कंपनसेट कर दिया होगा। ये डायरेक्शनल टेंसिंग का कंसेप्ट है, सिंपल सा, इतनी सी बात। क्लियर है? समझ में आ गई भी बात यहाँ तक? यस और नो? यस सर। इसको आगे कल कंटिन्यू करते हैं, कल भी क्लास रखेंगे अपन लोग, है ना? तो सेम टाइम तो शायद कल नहीं रख पाएंगे, 8 से 9 से 10 रख सकते हैं हम लोग, 9 से 10 रखने कल क्लास। यस सर। क्योंकि वैसे अभी सिमरन मेरे को तुम्हारे साथ तो अर्जेंसी में हिया का है कि क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट कराना, अभी 2 दिन का क्लास भी हो गया, तो इस वजह से मुझे कल क्लास लेनी है। तो कल 9 बजे रख लेते हैं हम लोग क्लास, ज्यादा इस चैप्टर में कुछ बचा भी नहीं है वैसे भी, अब वो खत्म हो जाएगा 1-2 दिन की क्लास में, ठीक है भाई? यस सर। यस। चलो ठीक, आज की क्लास में ही खत्म करते हैं, बाय, गुड नाइट। थैंक यू थैंक सर। यू सर। गुड नाइट।